मी एकनाथ संभाजी शिंदे नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति ने फिर एक बार पूरे देश को चौंकाया। करीब 10 दिनों तक चले ड्रामे के बाद महाराष्ट्र की 2.5 साल पुरानी उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और उनकी जगह पर शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। ये तो चौंकाने वाली बात थी ही, लेकिन इसी घटनाक्रम में कुछ और भी ऐसा हुआ जिससे सभी चौंक गए, और वो था देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन। जी हां, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2014 में, फिर एक बार साल 2019 में, जब वो 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। अजीत पवार के साथ उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। भले ही देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हो गया हो, लेकिन सियासी हलकों में यही माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे, पर्दे के पीछे, देवेंद्र फडणवीस एक अहम भूमिका निभा रहे थे। ठाकरे सरकार को गिराने में उनकी अहम भूमिका थी। हालांकि ये पूरा ऑपरेशन केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया जा रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस उसके एक अहम खिलाड़ी थे और रणनीतिकार भी। उन्हीं की बनाई रणनीति की वजह से 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो आखिर क्या थी फडणवीस की रणनीति जिससे उन्हें इस मिशन में सफलता मिली? फडणवीस की रणनीति को समझने के लिए हमें 2.5 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में 35 दिनों का जो घटनाक्रम हुआ था, उसको मैंने अपनी किताब 35 डेज में विस्तार से लिखा है। और उस किताब को जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें यह पता चला होगा कि किस तरह से शरद पवार ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी और 3 पार्टियों की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, उसके किरदार, उस पूरी कहानी के मुख्य किरदार शरद पवार थे और पूरी स्ट्रेटेजी उन्हीं की ओर से बनाई गई थी। तो क्या थी शरद पवार की रणनीति? शरद पवार की रणनीति थी कि दुश्मन खेमे में जो हलचल हो रही है और आपसी जो अनबन हो रही है, उस पर बारीकी से नजर रखना और वक्त रहते हमला कर देना। तो क्या किया था शरद पवार ने? शरद पवार ने जब साल 2014 में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार महाराष्ट्र में आई, तो उसके बाद शरद पवार ने बड़ी बारीकी से गौर किया कि भले ही ये दोनों पार्टियां, बीजेपी और शिवसेना, सत्ता में एक साथ हों, लेकिन शिवसेना जो है वो बीजेपी से नाराज नजर आती है और शिवसेना की बीजेपी से अनबन है। और ये सब कुछ सामने आ रहा था जिस तरह से उद्धव ठाकरे बयानबाजी कर रहे थे। सामना में लगातार बीजेपी के खिलाफ संपादकीय छापे जा रहे थे। एक तरफ शिवसेना सत्ता में साथ में भी थे बीजेपी के, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को टारगेट भी कर रही थी, बीजेपी की निंदा कर रही थी, और ये सारी बातें शरद पवार गौर कर रहे थे। और इसीलिए अक्टूबर 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए, यानी कि शिवसेना बीजेपी ने मिलकर जो चुनाव लड़ा था, तो उस गठबंधन को बहुमत मिला। 105 सीटें बीजेपी को मिली और 56 सीटें शिवसेना को मिली, जो कि 144 का जो मैजिक फिगर है, 288 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, तो 145 सीटें होनी चाहिए बहुमत हासिल करने के लिए, तो उस आंकड़े से कहीं ज्यादा थी। बड़ी ही आसानी से बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन सकती थी। लेकिन शरद पवार को पता था कि शिवसेना बीजेपी को नहीं पसंद करती है। दोनों के बीच में बीते 5 सालों में जब दोनों साथ में थे, तो उनके बीच में अनबन के कई मामले सामने आए हैं, और इसी बात का फायदा शरद पवार ने उठाया और शरद पवार की ओर से उद्धव ठाकरे के सामने ये ऑफर दिया गया कि अगर आप बीजेपी को छोड़कर हमारे साथ सरकार बनाते हैं, तो हम आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं, हम आपको मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और इसके लिए कांग्रेस को भी साथ लिया जा सकता है। उन्होंने ये पेशकश की कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो न केवल एनसीपी का सपोर्ट होगा, बल्कि कांग्रेस भी साथ में आ जाएगी। उनकी ये तरकीब काम कर गई। शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उसको दरकिनार कर दिया और शरद पवार के कहने पर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर
महाराष्ट्र में सरकार बना ली और ये सरकार 2.5 साल तक चली। तो शिवसेना बीजेपी की अनबन का फायदा उठाकर शरद पवार ने महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बनवा दी और उसमें अपनी पार्टी को शामिल कर लिया। वैसे एनसीपी जो है सत्ता में नहीं आ पाती, क्योंकि एनसीपी जो चुनाव नतीजे आए थे उनके मुताबिक तीसरे नंबर की पार्टी थी। पहले नंबर पर बीजेपी थी, दूसरे नंबर पर शिवसेना थी और तीसरे नंबर पर एनसीपी थी, जिसके पास मात्र 54 सीटें थी। लेकिन शरद पवार ने बीजेपी शिवसेना के झगड़े का फायदा उठाया और सत्ता में आ गए। तो ये सरकार 2.5 साल तक चली, लेकिन इन 2.5 सालों के दौरान जो शरद पवार ने किया था, यानी कि शिवसेना बीजेपी की अनबन का जिस तरह से उनके अंदरूनी झगड़े का फायदा उठाया था, कुछ वैसा ही देवेंद्र फडणवीस ने भी किया। देवेंद्र फडणवीस बड़ी ही बारीकी से गौर कर रहे थे कि शिवसेना में एक खेमा ऐसा है जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ था और इस खेमे के मुखिया थे एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस ने यह गौर किया कि एकनाथ शिंदे एनसीपी कांग्रेस के साथ बनी सरकार में खुश नहीं हैं। इसके अलावा उन्हें यह भी जानकारी मिल रही थी कि पार्टी में उनके कद, यानी कि शिवसेना में उनके पर कतरे जा रहे थे, उनका कद जो है घटाने की कोशिश हो रही थी। और खास करके जिस तरह के जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास दिए गए थे, अर्बन डेवलपमेंट का जो मंत्रालय था, उस पर आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और उनकी कैबिनेट में मंत्री भी थे, आदित्य ठाकरे और उनके इर्द गिर्द के लोग वे हावी होने की कोशिश कर रहे थे, वे दखलंदाजी कर रहे थे। तो ये बात देवेंद्र फडणवीस ने पकड़ ली और इसी बात के आधार पर उन्होंने अपना मिशन शुरू किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के पहले से ही अच्छे रिश्ते थे। साल 2019 में जब वो 35 दिनों का ड्रामा चल रहा था, उस दौरान भी सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को कहा था कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन तब एकनाथ शिंदे ने मना कर दिया था। लेकिन जब महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव हुए और उसके बाद जब चुनाव हुए 20 जून को, तब देवेंद्र फडणवीस को लगा कि हमला करने का यही मौका ठीक है और फिर पूरी रणनीति के साथ में उन्होंने पर्दे के पीछे काम करना शुरू कर दिया। और 21 तारीख को खबर आई कि एकनाथ शिंदे अपने कुछ साथी विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए हैं और धीरे धीरे उनके साथ मौजूद जो विधायक थे उनकी संख्या बढ़ने लग गई। हालांकि बाहरी तौर पर देवेंद्र फडणवीस ये कहते रहे कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं, और तमाम बीजेपी के नेता चुप हो गए। कोई टीवी डिबेट्स में नहीं जाता था, कोई न्यूज चैनलों से बात नहीं करता था, कोई अखबारों को कोट नहीं देता था और सारे लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। लेकिन जिस तरह से ये पर्दे के पीछे काम कर रहे थे वो किसी से छुपा नहीं था। जिस तरह से पहले उन्हें बीजेपी शासित गुजरात में भेजा गया और वहां पर बीजेपी के कुछ नेता उनसे आकर मिले और उसके बाद उन्हें भेजा गया आसाम, वो भी एक और बीजेपी शासित राज्य है, वहां भेजा गया। तो उससे ये साफ हो गया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है। आसाम में तो आसाम के मुख्यमंत्री भी इन बागी विधायकों से मिलने के लिए आए थे और मोहित कंबोज नाम के बीजेपी नेता सूरत में भी इनके साथ में थे और आसाम में भी। और जब ये लोग गोवा गए तो गोवा भी एक बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर भी ये लोग पहुंचे। आखिरकार 10 दिनों के भीतर फडणवीस का मिशन कामयाब रहा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे सरकार को खत लिखकर कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए विधानसभा में वे बहुमत हासिल करके दिखाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बहुमत हासिल करने के बजाय, फ्लोर टेस्ट करने के बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा और 30 तारीख को एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन यहां पर भी एक ड्रामेटिक टर्न आया, एक नाटकीय मोड़ आया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राजभवन में, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन 3 ही घंटे बाद जब शपथ विधि हुई तो उसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आए। तो इन 3 घंटों में क्या हुआ, इसकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अनकट के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।